एरिक हॉब्सबॉम पर केंद्रित इस कार्यक्रम में मैं संजीव कुमार काफला आप सभी का स्वागत है। मैं उपपति महोदय के साथ मंच पर साहित्य विभाग के अधिष्ठाता प्रोफेसर सूरज पालीवाल को सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। आप आए और मंच पर अपना रखना। साहित्य विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह अभी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। जैसे ही वे आते हैं हम उन्हें कार्यक्रम में दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मार्केस की इसी माह 17 अप्रैल 2014 को उनके निधन पर हम सभी उन्हें सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्हें एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर, स्क्रीन राइटर और गंभीर पत्रकार के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। 100 Years of Solitude, Love in the Time of Cholera जैसी रचनाओं के कारण हम उन्हें हमेशा अपने बीच महसूस करते रहेंगे। प्रतिरोध का इतिहासकार एरिक हॉब्सबॉम। अभिनव कदम के नए विशेषांक पर आधारित यह विषय तय किया गया है। इस चुनौतीपूर्ण विशेषांक के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से इसके संपादक श्री जयप्रकाश धूमकेतु जी तथा सह संपादक श्री अमरेंद्र शर्मा जी के साथ समूचे पत्रिका परिवार को बधाई देता हूँ। कल शाम फोन पर धूमकेतु जी से मेरी बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय में रहकर मैंने अपना सबसे महत्वपूर्ण अंक एरिक हॉब्सबॉम पर ही निकाला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पत्रिका यह विशेषांक नाम दर्ज करा पाने में भी सक्षम रहा। देश और विदेश सभी जगह से इस विशेषांक के लिए अच्छी खासी प्रतिक्रियाएं आई। उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। मैं इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम यह स्पष्ट कर दूं कि एरिक हॉब्सबॉम के लेखन का जिस कदर विस्तार है उसे एक या दो कार्यक्रम में समेट पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसलिए मूल रूप में हम आज की संगोष्ठी में एरिक हॉब्सबॉम को समझने और जानने का ही प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में एक मशहूर शेर की जुबानी कहूँ तो ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि तो आग का दरिया है और डूब के जाना। लेकिन आप लोग चिंता ना करें, हमारे पास अच्छे तैराक हैं। अब मैं एरिक हॉब्सबॉम पर सामान्य परिचय पत्र पढ़ने के लिए काफिला सांस्कृतिक मंच के सदस्य प्रकाश चंद को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। प्रकाश गुप्ते जी। धन्यवाद संजीव। आज के इस संगोष्ठी के अध्यक्ष माननीय कुलपति महोदय और मंच पर आसीन साहित्य विभाग के अधिष्ठाता प्रोफेसर सूरज पालीवाल जी और हबीब तनवीर सभागार में बैठे शिक्षकगण और मित्रों, एरिक का संक्षिप्त परिचय अभी मैं आपके सामने रखूंगा। यह उनके व्यक्तित्व पर आधारित ना होकर अधिक कृतित्व पर आधारित है। एरिक जॉन हार्नेस हॉब्सबॉम का जन्म 9 जून 1917 को अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। 1917 में रूस एक बड़ी ऐतिहासिक परिघटना का गवाह बना। सोवियत रूस में लेनिन के नेतृत्व में मार्क्स एंगल्स की वैचारिक जमीन पर महान क्रांति हुई। यह कहना दिलचस्प होगा कि रूस की महान क्रांति के वर्ष ही एरिक हॉब्सबॉम का जन्म हुआ था। जीवन का एक लंबा समय उन्होंने लंदन में बिताया। एरिक से इतिहासकार एरिक का सफर भी यहीं से आरंभ होता है। सुविधा के लिए एरिक जॉन हार्नेस हॉब्सबॉम को आगे से मैं एरिक बोलूँगा। एक इतिहासकार के रूप में उनके प्रमुख कार्य हैं एज ऑफ सीरीज की 4 पुस्तकें। इस सीरीज की पहली पुस्तक है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। इसका समय 1789 से 1848 तक का है। इसका हिंदी अनुवाद है क्रांति का युग। 1962 में लिखी इस पुस्तक में एरिक ने फ्रांस की राजक्रांति से लेकर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति तक के कालखंड को समेटा है। 1760 से 70 से लेकर 1850 के कालखंड को ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति का कालखंड माना जाता है।
यह समय सामाजिक और आर्थिक ढांचों में बड़े परिवर्तन का समय था। अर्थव्यवस्था कृषि से उद्योगों में शिफ्ट हो रही थी, नए नए आविष्कार हो रहे थे। एरिक इन परिवर्तनों का गहराई से अध्ययन कर इसकी समूल प्रक्रिया को ऐतिहासिकता में व्याख्यायित करते हैं। साथ ही इस पुस्तक में उसके बाद के ऐतिहासिक व सामाजिक घटनाओं का विस्तार से जिक्र किया गया है। इस सीरीज की दूसरी पुस्तक है द एज ऑफ कैपिटल। इसका समय है 1848 से 1875 तक का। इसका हिंदी अनुवाद है पूंजी का युग। 1975 में लिखी यह किताब पूंजी से पूंजीवाद तक की प्रक्रिया व उसके अंतर विरोधों को ऐतिहासिकता की प्रक्रिया में उजागर करती है। इस सीरीज की तीसरी पुस्तक है द एज ऑफ एम्पायर। इसका समय है 1875 से 1914 तक का। इसका हिंदी अनुवाद है साम्राज्यवाद का युग। 1987 में लिखी यह पुस्तक पूंजीवाद के युग से समाजवाद के युग तक की पूरी यात्रा को उसके सभी संदर्भों के साथ ऐतिहासिक क्रम में विवेचित व विश्लेषित करती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं पूंजीवादी नीति और साम्राज्यवादी सोच तो थी ही, इस नीति व सोच पर भी एरिक की यह पुस्तक गहराई से चिंतन करती है। इस सीरीज की सबसे महत्वपूर्ण और चौथी पुस्तक है द एज ऑफ एक्सट्रीम। 1914 से लेकर 1991 तक का समय इसमें है। हिंदी अनुवाद है अतिरेकों का युग। यह 2 खंडों में है। 1994 में आई यह पुस्तक इस सीरीज की सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित किताब है। आधुनिक इतिहास का यह सबसे महत्वपूर्ण कालखंड माना जाता है। 2 विश्व युद्धों से लेकर शीत युद्ध व सोवियत संघ के विघटन तक की घटनाओं का साक्ष्य रहा था यह समय। इस पुस्तक की भूमिका में एरिक ने लिखा है कि यद्यपि यह पुस्तक एक पेशेवर इतिहासकार की कृति है, तथापि यह केवल अकादमिक लोगों के लिए ना होकर उन सभी लोगों के लिए है जो दुनिया को समझना चाहते हैं और जो इतिहास को इस कार्य के लिए जरूरी मानते हैं। एरिक का यह कथन इतिहास की गहराई व व्याप्ति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही एरिक के ऐतिहासिक नजरिए को भी समझा जा सकता है। एरिक का चिंतन। कार्ल मार्क्स ने दुनिया को बदलने का प्रश्न तब उठाया था जब उस क्रांतिकारी दर्शन या विचारधारा का विकास नहीं हुआ था जिसे मार्क्सवाद कहा जाता है। मार्क्स ने कहा कि दार्शनिकों ने तरह तरह से दुनिया की व्याख्या की है, लेकिन मूल प्रश्न उसे बदलने का है। एरिक ने अपना बौद्धिक कार्य दुनिया को बदलने की समस्या के अध्ययन से शुरू किया, जिसे हम एज ऑफ श्रृंखला की पुस्तकों में देख सकते हैं। फ्रांस की राजक्रांति से लेकर सोवियत संघ के विघटन तक के समय को एरिक ने अपने अध्ययन का विषय बनाया। यह पूरा कालखंड दुनिया की व्याख्या का नहीं बल्कि बदलने की प्रक्रिया व सोच का ही रहा। बदलाव की दशा व दिशा पर बात हो सकती है, पर बदलाव को लेकर चिंतन हुआ और बदलाव भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेखन की प्रेरणा। अपने जीवन और लेखन की प्रेरणाओं का संदर्भ देते हुए एरिक ने 1993 में एक व्याख्यान में कहा, हर इतिहासकार के जीवन में एक निजी अटारी होती है जहाँ से वह दुनिया का मुआयना करता है। मेरा मंच जिन स्मृतियों से बना है उनमें 1920 के दशक में वियना में बीता मेरा बचपन, जो कि बर्लिन में हिटलर के उभार के वर्ष थे। इसी ने मेरी राजनीति को तय किया और इतिहास में मेरी दिलचस्पी पैदा की। 30 के दशक में इंग्लैंड, खासकर कैम्ब्रिज के उनके अनुभवों ने राजनीति और इतिहास लेखन के बीच रिश्ते को मजबूत और प्रोत्साहित किया। यहीं से इतिहास लेखन के प्रति उनका रुझान बना। एरिक और मार्क्सवाद। एरिक मार्क्सवाद और कम्युनिज्म के संपर्क में तब आए जब वह बर्लिन में प्रिंस हाइनरिक के छात्र थे। यहाँ उनका जुड़ाव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी के छात्र विंग से हुआ, जिसका गठन जनवरी में 1918 में हुआ था। इसका जर्मनी में नाम KPD था, जिसके सदस्यों के जबरदस्त उत्साह व कम्युनिज्म की विजय में अटूट विश्वास का एरिक के किशोर मस्तिष्क पर गहरा व दीर्घजीवी प्रभाव पड़ा। अनेक आलोचनाओं के बाद और स्टालिन के प्रभाव स्वरूप उस समय के कई लेखकों के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिए जाने के बाद भी एरिक पार्टी में बने रहे और पूरी निष्ठा के साथ उस विचार को आगे बढ़ाया। इस प्रकार एरिक का व्यक्तित्व व लेखन अपने आप में एक युग का बोधक है। पैरी एंडरसन ने एरिक की ऐतिहासिक आत्मकथा लिखी, इंटरेस्टिंग टाइम। उन्होंने इस पूरे कालखंड को एरिक हॉब्सबॉम का युग कहा। एरिक द्वारा लिखित इतिहास किसी एक देश का इतिहास नहीं है, यह उन प्रवृत्तियों का इतिहास है जिससे गुजरते हुए हमारे समय का निर्माण हुआ है। इतिहास को लेकर एरिक का चिंतन सामाजिक ढांचे के परिवर्तन की प्रक्रिया तक जाता है। इतिहास के अतिरिक्त राष्ट्रवाद को लेकर नेशन एंड नेशनलिज्म, राष्ट्र और राष्ट्रवाद पुस्तक में जो उनका चिंतन है उससे भी संपूर्ण विश्व का ध्यान उन्होंने अपनी ओर खींचा। एरिक ने एज ऑफ श्रृंखला के अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी और संपादित की, जिनमें प्रमुख हैं उनकी पहली पुस्तक प्रिमिटिव ग्रीवेल्स, आदिकालीन विद्रोह, बैंडिट्स, डाकू, द इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन, परंपरा का विस्तार। यह उनकी संपादित पुस्तक है। जॉर्ज रूट के साथ मिलकर उन्होंने कैप्टन स्विंग नामक पुस्तक भी लिखी और अपने अंतिम समय में एरिक ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, हाउ टू चेंज द वर्ल्ड, टेल्स ऑफ मार्क्स एंड मार्क्सिज्म। इस पुस्तक में एरिक ने मार्क्सवाद की कई स्थापनाओं का फिर से मूल्यांकन की जरूरत को महसूस किया। 2 खंडों की इस किताब के पहले खंड में
मार्क्स और एंगल्स के लेखन की विशेषताओं को 8 अध्यायों में विवेचित किया गया है। दूसरे खंड के 8 अध्यायों में मार्क्स एंगल्स की मृत्यु के बाद की मार्क्सवाद की विकास यात्रा को निरूपित किया गया है। इसमें उन्होंने 1956 से लेकर 2009 तक के लेखक द्वारा मार्क्सवाद के सिलसिले में लिखे लेखों को कुछ को थोड़ा बदलकर कुछ को विस्तारित करके शामिल किया गया है। इसमें मार्क्स एंगल्स और मार्क्सवाद की शास्त्रीय परंपरा के लेखकों के अतिरिक्त सिर्फ ग्रामसी को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त कई पुस्तकें एरिक ने लिखी व संपादित की, जिसे आप विस्तृत रूप से अभिनव कदम के एरिक हॉब्सबॉम विशेषांक के पृष्ठ संख्या 455 और 56 में देख सकते हैं। 1917 से जो सफर एरिक का शुरू हुआ था वो 95 वर्ष की आयु में अक्टूबर 2012 में समाप्त हुआ। 1 अक्टूबर 2012 को लंदन में इस महान मार्क्सवादी इतिहासकार का निधन हुआ। भारत समेत विश्व के बौद्धिक जगत ने इस इतिहासकार को अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर PN सिंह ने एरिक को याद करते हुए समकालीन सोच पत्रिका में लिखा कि एरिक का लेखन आधुनिक युग की वास्तविकता से लेकर श्रमिक आंदोलन तक फैला हुआ है। निश्चित ही यह फैलाव हमें उनके लेखन में देख सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश। हमारे आज के वक्ता हैं श्री संजीव झा, श्री अमित राय, श्री अमरेंद्र शर्मा, श्री राकेश मिश्र, प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह, प्रोफेसर सूरज पालीवाल और अध्यक्ष उद्बोधन से ठीक पहले आप लोगों के प्रश्न या विचार आमंत्रित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे माननीय कुलपति महोदय कर रहे हैं। दोस्तों, 21वीं सदी के इस दौर में हम दुनिया भर के विचारकों का अध्ययन करते हैं। मार्क्स, लेनिन, त्रोतोस्की, ब्रेक, लुकास, मार्ता, ग्रामशी जैसे विचारकों के विचार पर हम अक्सर बातें करते हैं। इन्होंने दुनिया को अलग ढंग से परिभाषित करने का कार्य किया। इन विद्वानों को पढ़कर हम कई बार भ्रमित भी होते हैं। इस स्थिति में इसी दृष्टि पर आधारित इतिहास की हमें सख्त आवश्यकता होती है। समय समय पर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी इतिहास लेखन पद्धति पर जायज सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। अगर मैं अदम गौंडवी की ही कुछ पंक्तियों का उद्धरण यहाँ पर पेश करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तर्क संगत होगा कि लोक रंजन हो जहाँ शंभूक वध की आड़ में, उस घृणित व्यवस्था का इतिहास लेकर क्या करें। यहाँ यह भी कहा जाता रहा है कि खुली लूटी अस्मिताओं का इतिहास कहाँ, नीच गुलाम हम गायरों का सम्मान कहाँ, अरे लिखते लुटेरे लूटने वालों का इतिहास है। कहना न होगा कि यहाँ इतिहास को नकारना न होकर इतिहास लेखन पद्धति पर जायज सवाल खड़ा करना है। हाशिए की वैचारिकी के लिए हाशिए के इतिहास की आवश्यकता थी, जिसे एरिक सही मायनों में पूर्ण करते हैं। उनके इंडस्ट्री एंड एम्पायर के साथ आज के ज्वलंत वाम प्रश्नों को हम एक सूत्र में देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, how does the introduction of new technologies into the labor process and into the whole economic process affect the technical and social relations of production and those of distribution and consumption के आधार पर भी हम चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं। मैं बगैर किसी लंबी भूमिका के प्रतिरोध का इतिहास दर्शन एरिक हॉब्सबॉम लेख के लिए काफ्या मंच के सदस्य और हिंदी साहित्य के शोधार्थी संजीव को बधाई देते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूं। सम्मानित मंच एवं दोस्त, आज मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि एरिक हॉब्सबॉम पे बोलने के लिए काफिला सांस्कृतिक मंच ने हमें अवसर प्रदान किया। और आज इसलिए भी गर्व की बात है कि हम उस मंच से बोल रहे हैं जिस मंच पे इतने बड़े बड़े वक्ता बोल रहे हैं। उनके साथ मंच पे बोलना अपने आप में ही गर्व की बात। इस क्रम में मैं काफिला सांस्कृतिक मंच को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, एरिक हॉब्सबॉम 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक चर्चित इतिहासकार हैं। उन्होंने इस शताब्दी के इतिहास लेखक एवं चिंतन को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। एक महत्वपूर्ण इतिहासकार के रूप में उनकी सक्रिय बौद्धिक उपस्थिति का अनुभव समूची बौद्धिक दुनिया करती रही। उनके द्वारा किया गया लेखन एक तरफ जहां अपने पाठकों को 200 वर्षों के वैश्विक इतिहास से साक्षात्कार कराता है, वहीं नवीन जीवन इतिहास दृष्टि भी निर्मित करता है।
दूसरी तरफ इतिहास जैसे जटिल विषय को इतने रोचक तरीके से पेश करता है कि पाठकों को इतिहास के साथ साथ साहित्य पढ़ने का भी सुख मिलता है। एरिक हॉब्सबॉम की बतौर मार्क्सवादी इतिहास का एरिक हॉब्सबॉम की जितनी चर्चा हुई है उतनी एक इतिहास चिंतक के रूप में प्रस्तुत मेरे वक्तव्य में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक ऑन हिस्ट्री, जिसका अनुवाद इतिहास का चिंता नाम से हुआ है, इस पर मैंने एक शोध पत्र लिखा है। इसी के आधार पर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि सबसे पहले जब हम यह तो जानते हैं कि एरिक हॉब्सबॉम बहुत बड़े इतिहासकार थे, लेकिन एक इतिहासकार जब इतिहास लेखन के क्षेत्र में प्रवृत्त होता है तो वह किस तरह से होता है, उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, उस लेखन की प्रक्रिया क्या है, इतिहास क्या है, इसके सामने क्या क्या समस्याएं आती है, इस तरह के प्रश्नों पर हमें विचार करना पड़ता है। इतिहास लेखन की बारीकियां क्या है, क्योंकि इन बारीकियों को ध्यान में नहीं रखने पे क्या क्या समस्याएं होती है, इस तरह के तमाम प्रश्नों पे हम विचार करना चाहेंगे। एरिक हॉब्सबॉम इस संदर्भ में लिखते हैं कि मुझे लगता था कि आणविक भौतिकी के विपरीत इतिहास कम से कम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब मैं जानता हूं कि ऐसा हो सकता है। हमारे अध्ययनों को उसी तरह बम के कारखानों में बदला जा सकता है जिस तरह आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने रासायनिक फर्टिलाइजर को विस्फोट में बदलना सीख लिया। जाहिर है कि इतिहास लेखन करते समय एक इतिहास को बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इतिहास पर विचार करने के क्रम में प्रत्येक पाठक के मन में कई तरह की जिज्ञासा और प्रश्न खड़े होते हैं, जैसे इतिहास क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, अर्थात कोई पाठक इतिहास का अध्ययन क्यों करे, इतिहास लेखन की प्रक्रिया क्या है, इसकी बारीकियां क्या है। हम कह सकते हैं कि इतिहास अतीत का वह सार संकलन है जिसमें संबंधित समाज की सामूहिक स्मृति सुरक्षित रहती है। इतिहास ही वह माध्यम है जो हमें बतलाता है कि मानव सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी कठिनाइयां सही, आज जो हम अपने को इतना सभ्य और सुसंस्कृत कहते हैं वो किस तरह बने, बंदर से मनुष्य बनने की यात्रा हमने कैसे तय की। इस संदर्भ में लाल बहादुर वर्मा के वक्तव्य को भी ध्यान में रखना होगा जब वो कहते हैं, सामान्य कौतूहल पुष्टि के अतिरिक्त अपने अतीत के बारे में जानकर शायद हम अपने अहम को अधिक सुरक्षित पाते हैं और यूं काल की पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक अतीत ही है जो समय और स्थान में हमारी स्थिति स्पष्ट करता है तथा अपनी अथाह विरासत से हमारा परिचय कराता है। जब मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, या फिर यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, तो उसका निहितार्थ क्या है वह लाल बहादुर वर्मा के वक्तव्य से समझ में आता है कि इतिहास सिर्फ एक कहानी नहीं है, वह यह स्पष्ट करता है कि हम कौन हैं, हम कौन थे, हम क्या हो गए और क्या होंगे, यानी वर्तमान, भविष्य और इतिहास, यानी जो हमारा अतीत है, तीनों में हमारी स्थिति क्या हो सकती है, यह हमारा इतिहास ही हमें बताता है। और कम से कम हमने तो अपने इतिहास में ये देखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उसी तरह भारत पाक विभाजन के दौरान जिस तरह की स्थितियां क्रिएट हुई और जिस तरह से लोगों को लाखों की संख्या में दरबदर होना पड़ा, आज उनसे कोई पूछे कि आपका इतिहास क्या है, आपका अतीत क्या है, आप कौन हैं, आपकी हैसियत क्या है, तो पता चलेगा कि इतिहास का किसी भी मानव समाज के लिए या किसी व्यक्ति के लिए या किसी समूह के लिए क्या महत्व है, ये हम समझ सकते हैं। अब इस क्रम में दूसरा प्रश्न जो महत्वपूर्ण होता है कि जब हम इतिहास लिखते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि वह कौन से तत्व हैं जो कि इतिहास को गति प्रदान करते हैं। बहुत पहले मार्क्स ने कहा कि समाज में जिन दो वर्गों की चर्चा की, एक समाज का वर्चस्वशाली वर्ग होता है, दूसरा जो एक हाशिए का वर्ग है। वर्चस्वशाली वर्ग जो है वह चाहता है कि यह समाज हमेशा यथास्थितिवादी बना है, वहीं जो हाशिए का वर्ग है उसके ऊपर मार्क्स ने कहा कि इनका ऐतिहासिक दायित्व है कि यह संघर्ष करें और इतिहास को गति प्रदान करें। इतिहास में दो ही तरह के चीज़ों की चर्चा होती है, एक तो वह
जो इतिहास को गति प्रदान करते हैं, या दूसरा वह ऐसे तत्व जो इतिहास की गति को अवरुद्ध करने का प्रयास है। ऐसी स्थिति में एक सशक्त इतिहासकार का दायित्व होता है कि वह उन तत्वों की सही पहचान करे जो इतिहास को गति प्रदान करने का काम करते हैं, क्योंकि इसके बगैर जन इतिहास लिखना संभव नहीं है। आज भी बौद्धिक समाज के पास अपने अतीत को समझने के लिए इतिहास से बेहतरीन औजार नहीं है, लेकिन इतिहासकार का दायित्व सिर्फ यह बताना नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ था, साथ साथ उसे ये भी बताना पड़ेगा कि इसके बारे में वहाँ के आम जन क्या सोचते थे, क्योंकि हम इतिहास लेखन की उस कोटि से भी परिचित हैं जहाँ इतिहास को गति प्रदान करने वाला तत्व सिर्फ राजा और महाराजाओं को माना जाता था। और वहाँ से जब कोई इतिहासकार अपने देश की सामान्य जनता को देखेगा तो उसे लगता होगा जैसे कि यह सामान्य जनता न होकर कीड़े मकोड़े हैं, यह इतिहास को गति क्या प्रदान करेंगे, यह इतिहास के बोझ है। लेकिन सर्वप्रथम मार्क्स ने ही इस तत्व को पहचाना कि यह समाज के गतिकारक तत्व है और यही इतिहास को बदलेंगे। इसी क्रम में एक प्रश्न और, क्या वर्तमान और भविष्य से संबंधित समस्याओं को सुलझाने में क्या इतिहास कोई हमारी सहायता कर सकता है? इस संदर्भ में एरिक हॉब्सबॉम कहते हैं कि वैसे तो भविष्य का खाका खींचने की कोई सैद्धांतिक जरूरत नहीं होती, लेकिन भविष्य में भविष्यवाणी करने या मॉडल पेश करने की मांग इतनी जबरदस्त होती है कि इससे पीछा छुड़ाना कठिन हो जाता है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में इतिहास हमारी कोई सहायता कर भी पाता है या नहीं? वास्तविक स्थिति तो यह है कि जब हमें इतिहास की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है तभी वह हमारा मदद करना बंद कर देता है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि हम जिन प्रश्नों के साथ इतिहास के सामने उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं, उनका उत्तर उसके पास हो ही। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे समाज के सामने आज जैसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं वैसी कोई परिस्थिति इतिहास के सामने इससे पहले आई ही हो, यह आवश्यक नहीं है। इसीलिए एरिक हॉब्सबॉम कहते हैं, हम अपने अतीत के उन सवालों का सीधा जवाब नहीं मान सकते जो उनसे पूछे नहीं। वैसे अतीत ने जो कुछ पीछे छोड़ दिया है उसमें से इतिहासकार के अपने कौशल का प्रयोग कर हम परोक्ष जवाब निकाल सकते हैं। अर्थात विवेक ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने अतीत की समस्याओं को अपने वर्तमान की समस्याओं का भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाधान खोज सकते हैं। लेकिन सामान्यतः यह होता है कि जब हम भविष्य का कोई भी रूपरेखा बनाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, वैसी स्थिति में अतीत को ही भविष्य पर प्रक्षेपित करने लगते हैं। जिस प्रकार से प्रत्येक समाज का अपना इतिहास होता है, उसी प्रकार उसका अपना यूटोपिया भी होता है। समूची दुनिया में शायद ही ऐसा कोई समाज हो जिसका अपना कोई यूटोपिया नहीं है, क्योंकि अतीत की किसी न किसी धारणा के आधार पर भविष्य के बारे में अनुमान लगाना मनुष्य की आदत है। वे इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। सार्वजनिक नीतियों की तो बात ही छोड़िए, सचेत मानव जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं में भी इसकी जरूरत पड़ती है, इससे वे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। किंतु अतीत की नींव पर भविष्य का स्वप्न महल खड़ा करना बिल्कुल अलग बात है, लेकिन अपने अतीत को ही भविष्य में प्रक्षेपित कर देना बिल्कुल दूसरी बात है। जो लोग अतीत को ही भविष्य में तब्दील कर देना चाहते हैं या फिर अपने अतीत में ही जीते रहते हैं, उन्हें पता नहीं है कि अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद हम अपने अतीत को फिर से नहीं पा सकते। अगर कोई घड़ी की सुइयां वास्तव में पीछे की ओर घुमाना चाहे तो भी पुराने दिन वापस नहीं आ सकते हैं। जो आ सकता है वह सचेतन अतीत की औपचारिक व्यवस्था के कुछ हिस्से ही होंगे, लेकिन उसका भी काम बदल चुका होगा। हम देखते हैं कि परिवर्तन जो है वह दो तरह का होता है। एक परिवर्तन जैसे हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखते हैं, तो और दूसरा परिवर्तन ऐसा है जिसका किसी भी समाज के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, उसके दैनंदिन के जो जीवन है उसके साथ उसका गहरा संबंध होता है। तो जहाँ विज्ञान और टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता है उसे तो लोग सद्य स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि वहाँ मनुष्य जो है वह प्रकृति पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार प्राप्त कर रहा है और उससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएँ भी मिलती है। लेकिन वह परिवर्तन जिससे कि उसका वास्तविक जीवन जिससे उसका व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होने लगता है, जिस परंपरागत मूल्यों में वह जीता रहता है वह प्रभावित होते रहता है, तब वह उसका विरोध करता है। इसका उदाहरण हम
हम कंप्यूटर के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब भारत में कंप्यूटर का आगमन हुआ तो लोगों ने इसका विरोध किया और वह उनका विरोध जायज किया, क्योंकि लोगों का मानना था कि इससे यह होगा कि लोग कंप्यूटर जो है वह एक कंप्यूटर वह 10 आदमी का काम कर सकता है। लेकिन हमने देखा कि नहीं, जहां कंप्यूटर के आने से एक तरह की बेरोजगारी की समस्या आई, वहीं दूसरी तरफ यह भी हुआ कि उससे रोजगार के नए नए क्षेत्र भी खुले। इसी क्रम में एरिक हॉब्सबॉम ने कार्ल मार्क्स की महत्ता पर विचार किया है। इतिहास लेखन के क्षेत्र में कार्ल मार्क्स का क्या महत्व है। इस संदर्भ में वो कहते हैं कि कार्ल मार्क्स इतिहास लेखन के लिए अपरिहार्य है, क्योंकि उनके द्वारा विकसित ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, आधार और अध्यचना एवं वर्ग संघर्ष जैसे सिद्धांतों के आधार पर ही इतिहास को उसके सही परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित किया जा सकता है। मार्क्स के विचारों की अपार शक्ति हमेशा इस बात में रही है कि मार्क्स ने सामाजिक संरचना की मौजूदगी और उसकी ऐतिहासिकता पर जोर दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो परिवर्तन की उसकी आंतरिक गति, उस आंतरिक गति को सही तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि उसके पीछे के कार्य कारण संबंध को हम सही तरीके से नहीं समझ लेते हैं। वस्तुतः जिसे इतिहास को समझने की कुंजी कहा जाता है, उसका आधार मार्क्स के द्वारा किया गया सैद्धांतिक और राजनीतिक लेखन में। अपने सैद्धांतिक एवं राजनीतिक चिंतन के माध्यम से ही मार्क्स ने इतिहास के वैज्ञानिक विश्लेषण का सूत्र विकसित किया था। ऐतिहासिक भौतिकवाद का आधार बिंदु भी यही है। और हम देखते हैं कि मार्क्स ने जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत जो विकसित किया था, वह अपने समय और समाज को ध्यान में रखा। और इसको एरिक हॉब्सबॉम ने कहा कि ऊपर से तो देखने में लगेगा कि यह एक उल्टी प्रक्रिया है, लेकिन यह सही है, क्योंकि किसी भी चिंतक के लिए सबसे बड़ी समस्या उसका खुद का समाज और उसकी जो समस्या है वही होती है। कोई भी चिंतक अपने समय और समाज की समस्याओं को समझे बगैर अपने चिंतन में प्रवृत्त नहीं हो सकता और न ही उसके चिंतन का दूरगामी प्रभाव भी पड़ सकता है। अपने समय और समाज से ही उसकी चेतना निर्मित होती है। वैसे मार्क्स के द्वारा की गई व्याख्या से पर्याप्त और सहमति हो सकती है, लेकिन उनके द्वारा विकसित ऐतिहासिक भौतिकवाद से नहीं, क्योंकि यह इतिहास की व्याख्या नहीं है, बल्कि इतिहास को व्याख्यायित करने का अमोघ सूत्र है। इसी तरह हम देखते हैं कि इतिहास और मिथक का इधर आकर इतिहास और मिथक के घालमेल की जो समस्या उत्पन्न हो रही है इतिहास लेखन के क्षेत्र में, और उसका राजनीतिक प्रभाव कितना दूरगामी हो रहा है, इसे बाबरी मस्जिद जैसी घटनाओं के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। किसी देश की एक राजनीतिक पार्टी ने किस तरह इतिहास और मिथक के घालमेल से, उसके बाद इतिहास की जो गलत व्याख्या के माध्यम से किस तरह से इस देश में सांप्रदायिक वातावरण को निर्मित किया था। लेकिन वहाँ इतिहासकार का दायित्व यह हो जाता है कि जब भी इस तरह के तत्व समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, उसके प्रतिरोध में ऐतिहासिक सच्चाई को स्पष्ट रूप से रखें। और इस काम के लिए हमारे भारतीय इतिहासकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया भी है। मिथक, इस तरह के तत्व मिथक का उपयोग सर्वाधिक करते हैं। वह क्यों करते हैं, इसलिए हम सबसे पहले राम मनोहर लोहिया के वक्तव्य को कहना चाहेंगे कि गोवर्धन लोहिया लिखते हैं कि गोवर्धन पर्वत का किस्सा जिस रूप में प्रचलित है, उस रूप में झूठा तो है ही, साथ ही साथ न जाने कितने और किस्से जो कितने और आदमियों के रहे हों, एक कृष्ण अथवा राम के साथ जुड़ गए हैं। जोड़ने वाले को कमाल हासिल हुआ। यह भी हो सकता है कि कोई न कोई चमत्कारी पुरुष राम और कृष्ण हुए हों। चमत्कार भी उनका संसार के इतिहास में अनहोना न रहा हो, किंतु उन गाथाकारों का यह काम अनहोना चमत्कार नहीं है। आज के हिंदुस्तानी राम और कृष्ण की गाथाओं की एक एक तफसील को चाप से और सप्रमाण जानते हैं, जबकि ऐतिहासिक बुद्ध और अशोक उनके लिए धुंधली स्मृति मात्र बनकर रह गए हैं। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि जब भी किसी भी परंपरागत समाज में मिथक का महत्व इतिहास के वर्ष क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसका दुरुपयोग किस तरह से होता है। और इस तरह की प्रवृत्ति हमें सर्वाधिक जो है प्राथमिकता में देखने को मिलती है, जिसकी अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि संक्षेप में कहिए। इसीलिए इन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हुए एक बात मैं सिर्फ कहना चाहूँगा। जब फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास के अंत की घोषणा की, तो उनके कहने का तात्पर्य यह था
कि उन्होंने कहा कि मार्क्स ने जिस आदिम समाजवाद की बात की थी, जिस सामंतवाद की बात की थी, जिस पूंजीवाद की बात की थी, वह तो सही था, लेकिन जिस समाजवाद की वह बात कर रहे थे वह समाजवाद अब कभी भी आने वाला नहीं है। सोवियत संघ के विघटन के साथ उस स्वप्न का, उस विचारधारा का अंत हो गया। लेकिन हॉब्सबॉम ने लिखा कि बाद में चलकर खुद फ्रांसिस फुकुयामा को अपने ही इस वक्तव्य पे उन्होंने अफसोस जाहिर किया, और इसलिए क्योंकि अक्टूबर क्रांति द्वारा शुरू हुए प्रयोग का पतन निश्चित तौर पर एक इतिहास का अंत था। वह प्रयोग अब दोहराया नहीं जाएगा, लेकिन वह प्रयोग एक उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता था, कम से कम प्रारंभ में। वह उम्मीद मानव आकांक्षा का अस्थायी हिस्सा बनी रहेगी। बीती सदी में दुनिया में मौजूद भीषण सामाजिक अन्याय से साम्यवाद को उसकी ऐतिहासिक शक्ति मिली थी, वह अन्याय नई सदी में कम नहीं हो रहा। लेकिन क्या वह इतिहास का अंत था, जैसा कि फुकुयामा ने कहा था? तो अगर अन्याय है तो इतिहास का अंत, उसका प्रतिरोध भी होगा, और जब तक प्रतिरोध जिंदा है तब तक इतिहास का अंत कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मानव इतिहास निराला के शब्दों में कह रहा है कि कभी न होगा मेरा अंत। धन्यवाद। धन्यवाद संजीव। वक्ताओं से मेरी गुजारिश है कि वो 5 से 6 मिनट में ही संक्षेप में अपनी बात यहाँ पर रखें, और इतिहास के अंत की भूमिका के संदर्भ में अगर मैं एरिक के शब्दों में ही कहूँ तो भूमंडलीय पूंजीवाद का ढांचागत संकट साबित करता है कि वह मानवता के भविष्य का अंतिम विकल्प नहीं है। शायद इसलिए संघर्ष जारी रहे। मैं बहुत ही संक्षेप में बात करने के लिए मंच पर अर्चना त्रिपाठी